मेरा नाम रामानंद कुमार कौशल हुआ। और मैं अभी वर्तमान में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरपुर, जो कि बिहार के सुपौल ज़िले में है, उसमें इस पद पर पदस्थापित हूँ। इस पद पर जो नियुक्ति होती है वह बिहार लोक सेवा आयोग, जो कि बिहार सरकार की एक गवर्निंग बॉडी है, उसके द्वारा राजपत्रित पदों पर जो बहाली की प्रक्रिया होती है, उसके तहत ये डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होती है। उसके जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं, उसके तहत इसकी नियुक्ति होती है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिसको नॉर्मली लोग फील्ड में डीएसपी के नाम से भी जानते हैं, और एक बेसिकली एक कैडर होता है जिसको कि पुलिस उपाधीक्षक के रूप में अधिकांश लोग जानते हैं। जब इस पद के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जिला स्तर पर होती है तो वो डिप्टी एसपी या पुलिस उपाधीक्षक कहलाते हैं। जब उनकी प्रतिनियुक्ति या पदस्थापन अनुमंडल लेवल पर होती है तो वह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलाते हैं। जहाँ तक पुलिसिंग के लिहाज से देखा जाए तो यह पद बहुत ही पुलिसिंग का की पॉइंट है और काफ़ी जिम्मेदारियाँ इस पद के कंधों पर रहती है, जो भी पदाधिकारी इससे जुड़े हुए रहते हैं। बेसिक में आप जैसे समझें कि ज़िले की संपूर्ण पुलिसिंग व्यवस्था वह पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में संचालित होती है, और ग्राउंड लेवल पर हमारे थाने और चौकीदार, इन सब की पुलिसिंग व्यवस्था रहती है। और इन दोनों के बीच में जो कड़ी है वह अनुमंडल लेवल की पुलिस पदाधिकारी की होती है, जिसको कि ग्राउंड लेवल और सीनियर ऑफिसर्स दोनों के बीच में कम्युनिकेट करना रहता है डिफरेंट लेवल पर, जिसकी चर्चा हम लोग फिर बाद में विभिन्न पॉइंट्स में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एसडीपीओ का जो मुख्य कार्य है, जैसे मैं अभी वर्तमान में एसडीपीओ के पद पर हूँ वीरपुर में, और जो एक बेसिक कार्य होता है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में रहें, कहीं भी आपकी पदस्थापना हो, वह आपको उन ड्यूटियों से आपको रूबरू होना पड़ता है। तो सबसे पहले कि इन्वेस्टिगेशन, कि कोई भी अपराध घटित अगर होता है तो उसका एक अनुसंधान का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को रेगुलेट करने में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और किसी क्राइम सीन पर क्या कदम उठाना है, क्या कदम नहीं उठाना है, क्या क्या प्रिकॉशन बरतना है, किस दृष्टि से देखें कि वह जो है साक्ष्य की दृष्टि से हमारा एक्टिविटी सही हो, ये सब कार्य जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को इमीडिएट देखना होता है। दूसरे शब्दों में आप कहें कि अगर कहीं भी अनुमंडल क्षेत्र में गंभीर अपराध की सूचना मिलती है तो हमें अविलंब स्पॉट पर जा कर के उस क्राइम सीन को वेरीफाई करना पड़ता है, और उसके अनुरूप जो भी दिशा निर्देश और कार्य होते हैं वह करना पड़ता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर। यह किसी भी सोसाइटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए और स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है विधि व्यवस्था। अगर विधि व्यवस्था सही रहेगी तो सारा सिस्टम हमारा सही चलेगा। तो यह विधि व्यवस्था को बनाए रखने में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। एक जो पुलिसिंग का हायरार्की का स्ट्रक्चर रहता है, तो इसके अंतर्गत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अंतर्गत 5 से लेकर के 20 थाने तक लगभग रहते हैं, और हर थाने में छोटी छोटी घटनाओं को देखना, उसको वॉच करना और आवश्यक दिशा निर्देश देना, ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का काम होता है। तो इस लिहाज से देखें तो विधि व्यवस्था को बनाए रखने में, चाहे नॉर्मल पर्व त्यौहार का मैटर हो या किसी क्राइम से उपजा हुआ कोई विधि व्यवस्था हो या कम्युनल मैटर पर हो,
हर मुद्दे पर विधि व्यवस्था को रेगुलेट करने में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का काफ़ी योगदान रहता है, जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ का वह एक पार्ट है। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऊपर के पदाधिकारी, इट मीन्स कि पुलिस अधीक्षक महोदय से लेकर के पुलिस उप महानिरीक्षक हों, पुलिस महानिदेशक हों, और हमारे नीचे में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, कांस्टेबल, तो एक डिपार्टमेंट में जो डिसिप्लिन का लेवल मेंटेन करने में, क्योंकि बिना डिसिप्लिन का यह फोर्स या डिपार्टमेंट नहीं चल सकता है, और इसको मेंटेन करने में एसडीपीओ यानी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का काफ़ी योगदान रहता है। क्योंकि हमारे लोअर सबऑर्डिनेट पर, लोअर कांस्टेबल पर या पदाधिकारी पर अगर हमारा नियंत्रण नहीं रहेगा तो यह सिस्टम फिर नहीं चलेगा, और उसके एक्टिविटी पर नियंत्रण रखना, और अगर कहीं कोई चूक होती है तो उसमें सुधार करना, और अगर लगता है कि उसको हमारे वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में आना चाहिए, उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए, तो हम लोग उसको रिटर्न में या मौखिक रूप से ऊपर उसको कन्वे भी करते हैं। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ऊपर और नीचे के बीच में अगर हम हैं तो हमारी लायबिलिटी नीचे से भी है और ऊपर में भी हमको सही बातों को फॉलो वहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पब्लिक डीलिंग। पब्लिक डीलिंग आप इस सेंस में कह सकते हैं कि पुलिस के पास कोई पीड़ित व्यक्ति ही पहुंचता है तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हमारा थाना या आउटपोस्ट जो है, वह किसी भी पीड़ित व्यक्ति के लिए फर्स्ट स्टेप वही है कि लोग वहां पर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश लोग वहां पर संतुष्ट नहीं हो पाते, या उनको हो सकता है थाने पर किसी कारणवश विश्वास नहीं हो, तो वह जो है इमीडिएट वरीय पदाधिकारी को अप्रोच करते हैं। और अप्रोच करना अब इतना आसान हो गया है कि पहली वाली बात नहीं रही कि आवेदन दे करके आप निश्चिंत हो गए। एक ही व्यक्ति एक ही साथ थाना, इंस्पेक्टर, डीएसपी और इवन की पुलिस अधीक्षक महोदय या हायर लेवल पर एक साथ अप्रोच करता है। तो हर चीज़ को हमको, अगर हम सही तरीके से उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अब जितने जागरूकता का समय आ गया है कि हम पब्लिक हैंडल ठीक से नहीं कर पाएँ। इसलिए पब्लिक के एक्शन को, पब्लिक के अप्रोच को हमको निश्चित रूप से सेटिस्फाई करना है। उसकी जो भी ग्रीवांसेज है, जो भी उसका कहना है, उसको हम लोग सुनेंगे। तो मेरा अपना अनुभव रहा है कि अगर पब्लिक की बात किसी भी पद पर हैं, इवन कि आप एसडीपीओ हैं या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हैं या प्राइवेट जॉब में आप क्यों नहीं हो, अगर आप सामने वाले की बात को अच्छी तरह से सुन लेते हैं और उसको यह विश्वास हो जाता है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो 50% वहीं पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बाकी 50% के लिए आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसको काफ़ी हद तक सेटिस्फाई कर पाएंगे कि वह दूसरे के पास जा कर के आपकी ना शिकायत करेगा और खुश होकर के वह जाएगा कि आपने उसके लिए कुछ किया। और अगली बात कि लोगों में अवेयरनेस का सेंस मेरा यह हुआ कि पुलिस का काम, विशेषकर एक सीनियर अफसर होने के नाते हमारा यह भी काम है कि डिफरेंट लॉ को, पब्लिक को हम जागरूक करते हैं। इसके संबंध में जगह जगह पर हम जाते हैं, जा कर के हर एक गांव में या 2-4 गांव के लोगों को मिला कर के, गणमान्य व्यक्तियों को मिला कर के, चाहे शराब एक्ट से संबंधित कानून हो, चाहे साइबर क्राइम से रिलेटेड कानून हो, या ट्रैफिक से रिलेटेड नया कोई लॉ आ रहा है, तो लोगों को अवेयर करना भी पुलिस का काम है। और इस सेंस में क्योंकि थाना पर बहुत अधिक बर्डन रहता है, तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी या सब डिवीज़न लेवल के पदाधिकारी की लायबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। कि वह मेरा अपना अनुभव रहा है कि मैंने डिफरेंट स्टेज पर, कोविड के भी समय में जा कर के हर चौक चौराहे पर 150 लोगों को दूर दूर तक खड़ा करके उसको अवेयर किया कि क्यों हम लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, और नहीं कर रहे हैं तो क्या आपको घाटा हो सकता है, क्या उसका डिमेरिट है, क्या आप नादानी में जो है आपके द्वारा क्या अपराध किया जा रहा है। क्योंकि लोगों को बहुत सारी, क्योंकि ये स्पेशली कोविड के समय में लोगों ने इस तरह की सिचुएशन को कभी फेस नहीं की, ना ही इस तरह के महामारी से कोई लोग कभी रूबरू हुए। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पुलिस का काम है, और हम लोगों ने काफ़ी हद तक इसमें प्रयास भी किया, और हर कम से कम 100 सभाएं हमने की चौराहे पर, पब्लिक प्लेसेस पर, लोगों को दूर दूर तक खड़ा करके
ताकि उसमें अवेयरनेस आ सके। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्य का। लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा कि हमारा मुख्य कंसर्निंग क्राइम एंड क्रिमिनल्स एंड लॉ एंड ऑर्डर, बाकी उसके सबऑर्डिनेट कार्य हैं, लेकिन जो समाज में अपराध नियंत्रण और स्पेशली गंभीर अपराध के नियंत्रण में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का काफ़ी रोल रहता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि नए नए क्राइम के ट्रैक जो है क्रिमिनल अपना रहे हैं, क्राइम पैटर्न में पर डे टू डे जो है चेंजेज आ रहा है। तो सीनियर ऑफिसर होने के नाते हो सकता है कि हम इससे ज़्यादा अवेयर हो सकें, क्योंकि टेक्निकली हम थोड़ा सा पढ़े हुए हैं और बेहतर जानकारी रखते हैं। तो जो ग्राउंड लेवल पर हमारे पदाधिकारी हैं जो अपेक्षाकृत कम शिक्षित हैं, उनको हम इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रेंड भी करते हैं, उनको भी बाकायदा कानून की जानकारी देते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट काम है जो कि डिपार्टमेंट की आप रीढ़ कह सकते हैं कि इसके सहारे हम ऊपर और नीचे दोनों के बीच में लिंक करने का और सिस्टम को खड़ा करने में पुलिस के इस पद का काफ़ी अधिक योगदान है। अब आते हैं इस खास क्षेत्र के बारे में। हर जगह का अपना एक अलग क्राइम पैटर्न रहता है, सोशल बैकग्राउंड अलग है, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड अलग है। तो निश्चित रूप से हर जगह पुलिसिंग में एक लोकल चैलेंज डिफरेंट तरीके के होते हैं। लोकल चैलेंज मीन्स कि कहीं आप बहुत डेंस पॉपुलेशन में जाएंगे तो वहाँ इस तरह का अर्बन रिलेटेड क्राइम ज़्यादा होता है। ये वीरपुर अनुमंडल जहाँ मेरी पदस्थापना है, इससे पहले भी मैं बेतिया में, कहलगांव में और बाढ़ पटना में पदस्थापित रहा हूँ। तो हर जगह हर अनुमंडल का क्राइम पैटर्न और चैलेंजेस अलग अलग है। तो वह तो आप जिस जगह पर आपकी पदस्थापना होती है, तो एक सफल पदाधिकारी होने के नाते सबसे पहले वहाँ का आप क्राइम हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल और क्या कास्ट रिलीजन का कम्बिनेशन है और लोगों का क्या मेंटल सेटअप है, इसको आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आप अगर लोगों की नब्ज नहीं पकड़ पाते हैं, उसको सही से रीड नहीं करते हैं, तो किसी भी लॉ एंड ऑर्डर में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं सड़क दुर्घटना हो गई, पता आपको यह सूचना मिलती है कि फलां जगह पर एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पर लोगों ने सड़क जाम किया हुआ है। तो उस जगह पर पहुँचने से पहले आपको जो लोग वहाँ संभावित उपद्रवी हो सकते हैं उसकी जानकारी और किन लोगों के द्वारा उसको नियंत्रित किया जा सकता है उसकी जानकारी, उस जगह पर क्या लोकेशन है, वहाँ से हमारा क्या फीडबैक मिल सकता है, अगर कोई अनवांटेड सिचुएशन हो गया तो मेरे पास वहाँ बैकअप का क्या पोजीशन है। तो सारा चीज़ आपको पहले से जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर आप जानकारी नहीं रख पाते हैं और पता चला कि आप सूचना मिली और बिना किसी विचार के, बिना किसी प्रॉपर बल के आप चले गए, तो हो सकता है उसको आपको अवांछनीय सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हर जगह का चैलेंज अलग है। तो स्पेशली मैं वीरपुर के बारे में कह रहा था कि यह बिल्कुल बिहार के उत्तर में ही और नेपाल की सीमा पर बसा हुआ एक शांत सा अनुमंडल है। बहुत अधिक घनी आबादी यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ से 4 लेन NH-57 भी गुजरती है जो कि काफ़ी हैवी ट्रैफिक रहता है। लेकिन स्पेशली वीरपुर की बात मैं करूँ तो यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ 5 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल है और इस जगह की महत्ता यहाँ के कोसी बांध के कारण है। जो सभी जानते हैं कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता था, तो लगभग 50 साल से ऊपर हो गया कोसी को बांध करके यहाँ पर एक भीमनगर में बैराज बनाया गया और वहाँ से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण दोनों किया जाता है। और इस दृष्टि से इस जगह का एक पूरे नॉर्थ बिहार के रिस्पेक्ट में हम कहें तो काफ़ी इम्पोर्टेंस है और उस पर भी निगरानी रखना। और चूँकि वह बैराज नेपाल में पड़ता है, ज्योग्राफिकली वह नेपाल में है, कंट्रोलिंग उसका इंडिया के, बिहार के इंजीनियर्स के द्वारा या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठाना एक इम्पॉर्टेंट चुनौती है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन उसको हम लोग काउंटर पार्ट के जो भी सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पदाधिकारी हैं उनसे हम लोग लाइन अप करके उसको सॉल्व करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हर बॉर्डर एरिया में हम लोग फेस करते हैं कि नेपाल और बिहार या नेपाल या भारत का बॉर्डर बिल्कुल ओपन है। तो इस बात का फ़ायदा यहाँ के क्रिमिनल भी उठाते हैं।
तो क्राइम यहाँ करके, घटना यहाँ कारित करके नेपाल चले गए, तो हमारा लाइजनिंग उस साइड के भी पदाधिकारी से भी रखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर सक्सेसफुल क्राइम कंट्रोल संभव नहीं है। तो ये सब एक क्षेत्र विशेष का मैं बता रहा हूँ, ये चैलेंजेज है जिसके के आधार पर हम अपने पुलिसिंग को बेहतर करते हैं। इसके अलावे ये पूरा एरिया फ्लड से रिलेटेड रहा है और यहाँ पर बहुत अधिक घनी आबादी नहीं है, तो इन सब क्षेत्र में बाढ़ का नियंत्रण, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से कोसी नदी का पानी बिहार में प्रवेश करता है, तो यहाँ के हर एक गतिविधि को मॉनिटर करना, अगर कहीं पर थोड़ा सा भी बांध का ब्रीच होता है उसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रह करके उसको रेगुलेट करना, तो ये सब एक स्थानीय कार्य है। बाकी हमारा काम काफ़ी हद तक हम लोग देखते हैं कि क्राइम कंट्रोल और इस एरिया पीसफुल होने के नाते इसको हम लोग अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष बात कि जहाँ तक इस पद की बात है, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस पूरे क्षेत्र में, इस पुलिसिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, वर्तमान में हो सकता है किसी आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह कर के अपनी तैयारी कर रहे हो सकता है कि आपका परिवेश या फैमिली बैकग्राउंड बहुत अधिक सुविधाजनक रहा हो, तो मेरे ख्याल से एक बार आप फिर भी आप मेंटल मेकअप करके अगर आएंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि अपेक्षाकृत उतनी सुविधाएं आपको इस क्षेत्र में नहीं मिलेगी। एक रूरल एरिया में आकर हो सकता है आपका ऑफिस हो, आपका अविकसित एरिया में आपका रेसिडेंस हो, रेसिडेंस में बहुत सारी सुविधाएं आपको जो है कि आप अच्छा जीवन यापन के लिए खोजते हैं, हो सकता है आपको उतनी सुविधाएं नहीं मिले, फिर भी लोग इस जॉब में आते हैं और जिनमें पुलिसिंग के थ्रू कुछ करने का जज्बा रहता है इस जॉब को एंजॉय भी करते हैं। इसलिए हो सकता है कि कुछ कमियां रह जाती हों, चाहे कार्यालय के क्षेत्र में, चाहे आवास के क्षेत्र में, या जो बेसिक फैसिलिटी में है, लेकिन जिन व्यक्तियों को कुछ काम करने की इच्छा है, जिनको लगता है कि सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से यह पद बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल कराएगा। और आपको अगर इच्छा है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, कुछ दे करके जाएं, तो आप निश्चित रूप से इस सेवा में आएँ और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। हाँ, अगर आप यह उम्मीद करते हैं कि 10 से 5 हम कार्यालय करेंगे, फिर सुबह में अपना रूटीन होगा, फिर शाम में घर जाएंगे, तो मेरे ख्याल से यह सोचना पूरी तरह से सही नहीं है। नाइन्टी परसेंटेज में हमारा कोई फिक्स रूटीन नहीं होता है। सुबह हमको सूचना मिलती है कि फलां जगह कहीं घटना घट गई, कहीं हत्या हो गई, रात्रि में कहीं पर कोई लूट हो गया या कोई गंभीर घटना घट गई। इमीडिएट आपको घटना स्थल पर जा कर के लोगों से मिलना है। क्राइम कंट्रोल, एविडेंस कलेक्शन और डिफरेंट एंगल्स है जिस पर कि आपको काम करना रहता है। और क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर आपस में इतना अधिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं कि अगर किसी एक चीज़ में भी आप लापरवाही करेंगे तो दूसरी चीज़ पर आप नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। तो इसमें सुबह उठते ही हम लोग उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको सूचना मिल जाए कि कहीं जाना है, तो इमीडिएट आप जाएं। आप यह नहीं प्ली ले सकते हैं कि रात्रि में हम बहुत लेट से सोए हैं, थके हुए हैं, नहीं जाएंगे, यह ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो क्राइम कंट्रोल के लिए भी विदाउट डिले आपको, कई लोग हमारे सड़कों पर चलते हैं, सड़क जाम की समस्या होती है। एक होता है कि इंस्टीट्यूशनल जाम, अगर किसी कारणवश हैवी ट्रैफिक के कारण जाम हो गया, उसको भी क्लियर कराना, उसको भी रेगुलेट कराना पुलिस का काम है। कई बार होता है कि किसी घटना के विरोध में या समर्थन में लोग सड़क जाम कर देते हैं, तो उस स्थिति में भी विधि व्यवस्था को पालन कराना या रोड क्लियर कराना वो आपका प्राइमरी दायित्व है। वहाँ पर भी
इस आप किसी भी विधि व्यवस्था में अगर सड़कों पर जाते हैं तो यह आपकी परीक्षा है वहाँ पर कि आपने फील्ड में कितने लोगों के साथ जस्टिस किया है। अगर आप एक अच्छे पदाधिकारी हैं और फील्ड में लोगों के साथ जस्टिस करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, तो निश्चित रूप से किसी भी विधि व्यवस्था को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अपने कर्तव्य का पालन सही जगह पर नहीं किया है, पब्लिक की बात नहीं सुनी है, तो फील्ड में भी आपको विधि व्यवस्था की प्रतिकूल समस्या उत्पन्न होगी और आप सॉल्व करने में सफल नहीं होंगे। और इसके अलावा कई बहुत सारी बातें हैं जो कि फ़िलहाल अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां में व्यस्त हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप करें। और अगर आपको यह मौका मिलता है इस पद पर आने का और तो आप निश्चित रूप से आएँ और आकर के सरकार को, देश को और समाज को अपनी सेवा दें। धन्यवाद।